1885 में ना, जिस राजनैतिक संगठन को अंग्रेजी हुकूमत ने खुद अपनी सत्ता बचाने के लिए मतलब एक सेफ्टी वॉल समझकर बनाया था, वही संगठन कुछ दशकों में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। जी बिल्कुल, इतिहास की विडंबना ये देखिए इसे। हाँ, मतलब जिस औजार को उन्होंने ढाल समझकर गढ़ा, उसी ने साम्राज्य की जड़ें काट दी। तो आज के इस डीप डाइव में हम द स्टडीज जोन द्वारा तैयार किए गए एक बेहद विस्तृत ऐतिहासिक ट्रांसक्रिप्ट के पन्नों को पलटेंगे। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। एकदम सही। ये दस्तावेज 1857 के संग्राम से लेकर 1947 में भारत की आज़ादी और विभाजन के उस दर्दनाक सफर को समेटे हुए हैं, और हमारा मकसद सिर्फ तारीखें गिनाना नहीं है। देखिए, तारीखों को तो इतिहास की किताबों में अक्सर एक सीधी सड़क की तरह पेश कर दिया जाता है, जबकि असल में ये कोई सीधी सड़क थी ही नहीं। ये तो एक बहुत ही जटिल शतरंज की बिसात थी। मतलब इसमें वैचारिक टकराव थे, रणनीतिक भूलें थीं, और कुछ ऐसे अप्रत्याशित मास्टर स्ट्रोक भी थे जिन्होंने आधुनिक भारत और पाकिस्तान का पूरा ढांचा ही तय कर दिया। बिल्कुल। मैं यही सोच रही थी कि इस पूरी समयावधि को एक क्रमिक विकास के रूप में देखना शायद हमारी सबसे आम भूल है ना? 100%। जब हम इस ट्रांसक्रिप्ट की गहराई में उतरते हैं तो साफ दिखता है कि घटनाएं एक दूसरे से कितनी बुरी तरह उलझी हुई थी। एक व्यापारी कंपनी का पतन और क्राउन का उदय, ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी। इसके पीछे कई नीतियां थीं। जी, ये उन नीतियों का सीधा परिणाम था जिन्होंने समाज के हर वर्ग को एक साथ असंतोष के चरम पर पहुंचा दिया था। आज की संसदीय प्रणाली ले लीजिए या आरक्षण की बहसें, ये सब हवा में नहीं बने हैं। सही बात है। ये सब उसी 90 साल के लंबे दबाव की उपज है। तो चलिए उसी दबाव की बात करते हैं जिसने 1857 में एक अभूतपूर्व विस्फोट का रूप लिया। आमतौर पर तो हड़प नीति या आर्थिक शोषण का ही जिक्र होता है इसमें, जो कि वाजिब भी है। लेकिन इस ट्रांसक्रिप्ट में 1850 के लेक्स लॉ की कानून का जो विश्लेषण है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए, उसे सिर्फ एक संपत्ति के कानून की तरह देखना बहुत बड़ी गलती होगी। बिल्कुल। सदियों से परंपरा थी कि धर्म बदलने पर व्यक्ति का पैतृक संपत्ति से अधिकार खत्म हो जाता था। लेकिन इस कानून ने तय किया कि अगर कोई ईसाई धर्म अपनाता है तो भी उसका संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा, जो कि एक बहुत ही स्पष्ट संकेत था। हाँ, कि शासन सिर्फ जमीन नहीं बल्कि आत्मा और आस्था पर भी कब्जा करना चाहता था। और यही बात समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि साम्राज्यवाद हमेशा सिर्फ आर्थिक नहीं होता। लेक्स लॉ की ने भारतीय समाज के उस गहरे डर को सच साबित कर दिया कि ब्रिटिश नीतियां हमारी सभ्यता के मूल ढांचे को ही नष्ट कर देंगी। एग्जैक्टली। मतलब सोचिए, जब एक किसान अपनी जमीन खो रहा हो और साथ ही उसे लगे कि उसका धर्म भी खतरे में है, तो वो अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। उस दौर के ब्रिटिश अधिकारियों के पत्राचार में भी ये साफ दिखता है कि वे भारत के ईसाईकरण को अपनी सभ्यतागत जिम्मेदारी मान चुके थे। इसी बैकग्राउंड में तो एनफील्ड राइफल और उन चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह ने सीधा बारूद का काम किया। बिल्कुल। 1857 के हालात को अगर देखें तो वो एक ऐसा प्रेशर कुकर था जिसकी सीटी पूरी तरह से जाम हो चुकी थी। और विस्फोट तो होना ही था। हालांकि एक साझा नेतृत्व नहीं था और क्षेत्रीय हित भी टकरा रहे थे, तो वो संग्राम सैन्य रूप से विफल हो गया। लेकिन उसका सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व ही मिट गया। सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। अब यहीं से इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प रणनीतिक मोड़ आता है। 1885 में A.O. ह्यूम, जो दिलचस्प रूप से एक पक्षी विज्ञानी भी थे, हाँ, एक ऑर्निथोलॉजिस्ट, जी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो मेरा सवाल ये है कि अगर 1857 एक फटा हुआ प्रेशर कुकर था, तो क्या ये नई संस्था जानबूझकर बनाई गई एक नई सीटी थी, ताकि भविष्य में फिर से दबाव बने तो वो शांति से निकल जाए? हाँ, मतलब याचिकाओं और प्रस्तावों की भाप के रूप में। क्या लाला लाजपत राय का सेफ्टी वाल्व का दावा सच था? देखिए, लाला लाजपत राय का जो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है ना, वो उस समय की ब्रिटिश मनोविज्ञान को बहुत बारीकी से पकड़ता है। 57 के खूनी संघर्ष ने लंदन से कलकत्ता तक गहरा खौफ पैदा कर दिया था। डर तो गए थे वो लोग। बिल्कुल। ह्यूम और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड डफरिन समझ चुके थे कि बंदूक के दम पर हमेशा खामोश नहीं रखा जा सकता। उन्हें एक संवैधानिक मंच चाहिए था जहां से संभ्रांत भारतीय अपनी भड़ास निकाल सकें, ताकि असंतोष सड़कों पर हिंसक रूप लेने के बजाय सम्मेलनों के कमरों तक ही सीमित रहे। जी,
लेकिन इतिहास का खेल देखिए कि ये सुरक्षा तंत्र ही उनके गले की फांस बन गया। और जब इस सेफ्टी वाल्व से आवाजें तेज होने लगीं, तो अंग्रेजों ने अपना सबसे अचूक हथियार निकाला, बांटो और राज करो। 1905 के बंगाल विभाजन को ही ले लीजिए। बिल्कुल। लॉर्ड कर्जन ने इसे भले ही प्रशासनिक पुनर्गठन का नाम दिया, लेकिन उस लकीर के पीछे जो वैचारिक सर्जरी की गई थी वो साफ नजर आती है। प्रशासन तो बस एक मुखौटा था, असली निशाना तो बंगाल का वो उभरता हुआ राष्ट्रवाद था जो ब्रिटिश सत्ता को चुभने लगा था। मतलब उनकी रणनीति पढ़े लिखे मध्य वर्ग को कुचलने की थी। हाँ, पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर नया मुस्लिम बहुल प्रांत बनाना कोई संयोग नहीं था। ये धार्मिक आधार पर एक नई राजनीतिक वफादारी पैदा करने की चाल थी। और उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर का वो बयान कि मुसलमान हमारी चहेती पत्नी है, ये बयान साफ दिखाता है कि शासन किस निर्लज्जता के साथ सांप्रदायिक कार्ड खेल रहा था। ये तो सीधे सीधे समाज को दो फाड़ करने का सरकारी फरमान था। लेकिन इसके खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ, उसने भी तो राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा गढ़ दी। एकदम सही। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राखी के त्योहार को एक राजनीतिक हथियार में बदलना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रहे थे, सड़कों पर वंदे मातरम गूंज रहा था, ये सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा रोकने की लड़ाई नहीं थी। ये एक साझी संस्कृति को बचाने की जद्दोजहद थी। और यही वो समय था जब आंदोलन सम्मेलनों से निकलकर सड़कों पर आ गया। लेकिन इसी नई आक्रामकता ने खुद कांग्रेस के भीतर एक गहरा संकट पैदा कर दिया है ना। जी। स्वदेशी आंदोलन के तरीकों पर जो मतभेद उभरे, उसने 1907 के सूरत अधिवेशन में संस्था को ही बांट दिया, जहां कुर्सियां चली थीं। बिल्कुल। नरम दल इसे केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि गरम दल पूरे देश में विदेशी वस्तुओं और स्कूलों के पूर्ण बहिष्कार की मांग कर रहे थे। और जब संगठन टूटा तो अंग्रेजों की तो दोहरी जीत हो गई। उन्होंने बंगाल भी बांट दिया और राष्ट्रवादियों को भी आपस में लड़ा दिया। और इसी उथल-पुथल के बीच 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म होता है, जिसे सत्ता का पूरा संरक्षण प्राप्त था। अच्छा, यहीं पर एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल का जिक्र आता है ट्रांसक्रिप्ट में। 1909 के मार्ली मिंटो सुधारों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट लागू कर दिया गया। जी। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने इस मांग को आधिकारिक रूप से मान लिया। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या अंग्रेजों को बाहर निकालने की जल्दबाजी में कांग्रेस ने अपने ही धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ जाकर एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल नहीं कर दी थी? देखिए, इसे तत्कालीन नेतृत्व के नजरिए से समझना होगा। तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेताओं को लगा कि स्वशासन के लिए हिंदू मुस्लिम एकता एक जरूरी कुर्बानी है। मतलब उन्हें लगा कि ये एक अस्थायी समझौता है। हाँ, कि इसे भविष्य में सुलझा लेंगे। लेकिन गहराई में देखें तो ये एक भयंकर भूल थी। खुद वाइसराय मिंटो ने इसे घातक बीज कहा था। और कांग्रेस ने इसे स्वीकार करके उस सिद्धांत को वैधता दे दी कि अलग धर्मों के अलग राजनीतिक हित हैं। एकदम सही। इस एक फैसले ने अनजाने में ही सही 1947 के बंटवारे की पहली आधिकारिक ईंट रख दी थी। बाप रे, तात्कालिक फायदे के लिए किए गए समझौते कितने खतरनाक हो सकते हैं। खैर, जब संभ्रांत वर्ग की ये राजनीति आम जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई, तब 1920 और 30 के दशक में एक नए नेतृत्व की जगह बनी। जी, एक ऐसा नेतृत्व जो सीधे आम आदमी की दिनचर्या से जुड़ सके। बिल्कुल। जैसे 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई, लेकिन सविनय अवज्ञा के लिए जो दांडी मार्च हुआ, उसमें नमक को हथियार के रूप में चुनना, ये तो मुझे किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं लगता। नमक का चुनाव राजनीतिक संचार का एक अद्वितीय उदाहरण है। उस समय तक राष्ट्रवाद या साम्राज्यवाद जैसे भारी शब्द आम अनपढ़ किसान की समझ से बाहर थे। हाँ, लेकिन नमक तो हर भारतीय की रसोई में था। बिल्कुल। और उस पर ब्रिटिश एकाधिकार था, भारी टैक्स भी था। नमक चुनकर ये संदेश दिया गया कि जो विदेशी हुकूमत आपके खाने के स्वाद को कंट्रोल कर रही है, उसे उखाड़ फेंकना सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है। क्या बात है। और जब अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने धरसाना में उन निहत्थे सत्याग्रहियों पर हुई बर्बरता की रिपोर्टिंग की, तो पूरी दुनिया हिल गई। उस रिपोर्टिंग ने ब्रिटिश साम्राज्य का वो सभ्य मुखौटा पूरी तरह तार-तार कर दिया। उनकी नैतिक हार हो चुकी थी।
और शायद इसीलिए उन्हें मजबूर होकर गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करना पड़ा। हालांकि पहले सम्मेलन में कांग्रेस गई ही नहीं। जी, जिसे राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि ये तो बिना दूल्हे की बारात है। हाँ, लेकिन गांधी इरविन समझौते के बाद जब दूसरे सम्मेलन में गांधी जी गए तो वहां विदेशी सत्ता से ज्यादा भारतीय समाज का एक बहुत पुराना घाव खुलकर सामने आ गया। आप डॉक्टर B.R. अंबेडकर और गांधी जी के टकराव की बात कर रही हैं। बिल्कुल। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन को लेकर उनके बीच जो तीखी बहस हुई वो तो राष्ट्र निर्माण की दो अलग अलग विचारधाराओं का आमना सामना था। देखिए, ये टकराव साबित करता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी। एक लड़ाई अपने ही समाज के भीतर सदियों से चले आ रहे अन्याय को मिटाने की भी थी। जब 1932 में कम्युनल अवार्ड के जरिए दलितों को पृथक निर्वाचन मिला तो गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इससे छुआछूत की समस्या कभी खत्म नहीं होगी और हिंदू समाज हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन अंबेडकर का तर्क भी तो बहुत स्पष्ट था ना कि बिना राजनीतिक शक्ति और सुरक्षा के दलितों का सामाजिक उत्थान संभव ही नहीं है। बिल्कुल। और अंततः पूना समझौते के रूप में एक बीच का रास्ता निकला। पृथक निर्वाचन वापस लिया गया, लेकिन दलितों के लिए आरक्षित सीटें दोगुनी से भी ज्यादा कर दी गई। मतलब दोनों ही नेता अपने अपने नजरिए से एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। एक के लिए सामाजिक एकता सर्वोपरि थी तो दूसरे के लिए सामाजिक न्याय। एकदम सही विश्लेषण है ये। अब देखिए, देश के अंदर ये मंथन चल ही रहा था कि अचानक 1939 में दूसरे विश्व युद्ध ने भारत की राजनीति का पूरा गियर ही बदल दिया। हाँ, बिना पूछे भारत को युद्ध में झोंक देना, ये तो बहुत बड़ा अपमान था। और इसके विरोध में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। लेकिन अगर रणनीतिक नजरिए से देखें तो क्या सत्ता के गलियारों को इस तरह खाली छोड़ देना एक बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं था? राजनीतिक रूप से ये शायद सबसे बड़ी सामरिक चुकूमों से एक मानी जा सकती है, क्योंकि इसका पूरा फायदा तो मुस्लिम लीग ने उठाया ना। उन्होंने इसे मुक्ति दिवस या डिलीवरेंस डे के रूप में मनाया। देखिए, जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और बड़े नेता जेलों में चले गए तो एक भारी राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। लीग ने उस शून्य को बहुत ही कुशलता से भरा। वे अंग्रेजों के सबसे वफादार सहयोगी बन गए और अंग्रेजों ने भी उन्हें पूरा प्रश्रय दिया। बिल्कुल। इसी जमीन पर खड़े होकर ठीक एक साल बाद 1940 में लाहौर अधिवेशन में आधिकारिक रूप से पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। जो मांग कुछ साल पहले तक एक मजाक या ख्याली पुलाव मानी जाती थी, वो अब एक ठोस राजनीतिक एजेंडा बन गई। जी, और उधर युद्ध के मोर्चे पर ब्रिटिश सत्ता कमजोर पड़ रही थी, तो देश के अंदर करो या मरो की गूंज उठने लगी। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के वादों को तो डूबते बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहकर खारिज कर दिया गया। और अंग्रेजों ने भी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत रातों रात सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आंदोलन थमा नहीं। उषा मेहता का अंडरग्राउंड रेडियो, समानांतर सरकारें, जनता अब इंतजार करने को तैयार नहीं थी। और उसी समय भारत की सीमाओं के बाहर एक बिल्कुल अलग तरह का प्रयोग चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज, नजरबंदी से उनका नाटकीय भागना, सिंगापुर में कमान संभालना, ये एक अद्भुत सैन्य रणनीति थी। लेकिन मैं यहाँ एक कड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। बोस की रणनीति पर अक्सर सवाल उठते हैं। सिर्फ आजादी पाने के लिए हिटलर और मुसोलिनी जैसे फांसीवादी तानाशाहों से हाथ मिलाना, क्या नैतिक रूप से ये सही फैसला था? देखिए, इस मुद्दे पर आदर्शवाद और यथार्थवाद का फर्क समझना होगा। बोस का नजरिया आदर्शवादी नहीं था, वो विशुद्ध रूप से एक व्यावहारिक सैन्य रणनीतिकार का नजरिया था। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त? बिल्कुल। वे जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य को केवल प्रदर्शनों से नहीं उखाड़ा जा सकता। उन्हें सैन्य ताकत चाहिए थी जो उस वक्त सिर्फ धुरी राष्ट्र ही दे सकते थे। लेकिन आईएनए तो जंग के मैदान में हार गई थी ना। ये नौसेना में बगावत पैदा की। जी, अंग्रेजों को समझ आ गया था कि जिस सेना के कंधों पर वे राज कर रहे थे, अब वो सेना उनके खिलाफ हो चुकी है। मतलब अब सत्ता का जाना तो तय हो गया था, लेकिन जो सवाल सामने था वो सबसे खौफनाक था। जब अंग्रेज जाएंगे तो जो भारत पीछे छूटेगा उसकी शक्ल कैसी होगी? और इसी का हल निकालने 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने एक अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन उसने जो त्रिस्तरीय ढांचा दिया, ग्रुप ए, बी और सी वाला, हाँ, जिसमें केंद्र सरकार को बेहद कमजोर रखा गया और प्रांतों को अपनी अलग संविधान सभाएं बनाने की छूट दी गई, तो लीग को तो इसमें अपना मिनी पाकिस्तान बनता हुआ दिख गया। बिल्कुल, ये योजना विभाजन से बचने का एक आखिरी प्रयास था। लेकिन जब कांग्रेस को संविधान सभा में बहुमत मिला तो साफ हो गया कि कांग्रेस इतने कमजोर केंद्र को नहीं मानेंगे। और जिन्ना को समझ आ गया कि संसदीय लोकतंत्र में उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा।
बिल्कुल। इसी बौखलाहट में उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान कर दिया। कलकत्ता में जो भीषण दंगे हुए उसने पूरे देश को गृह युद्ध की आग में धकेल दिया। एक तरफ दंगे हो रहे थे और दूसरी तरफ महात्मा गांधी नोआखाली में अकेले शांति का प्रयास कर रहे थे, वन मैन बाउंड्री फोर्स की तरह। और राजनीतिक गलियारों में अंतरिम सरकार बन चुकी थी। जिसमें मुस्लिम लीग का शामिल होना किसी रचनात्मक इरादे से नहीं था। उन्होंने जानबूझकर वित्त मंत्रालय मांगा है ना। जी, लियाकत अली खान वित्त मंत्री बने। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि आप गाड़ी के इंजन में बैठ गए और आपने पेट्रोल की सप्लाई ही काट दी, तो सरकार चलेगी कैसे? एकदम सटीक उदाहरण है ये। लियाकत अली खान ने कांग्रेस के हर प्रस्ताव पर रोक लगा दी। एक ऐसा गतिरोध पैदा कर दिया कि प्रशासन चलाना नामुमकिन हो गया। और शायद इसी कदम ने सरदार पटेल और नेहरू को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि जिन्ना के साथ सत्ता साझा करना असंभव है। जी, जो विभाजन कांग्रेस के लिए कभी एक नामुमकिन विचार था, वो अब गृह युद्ध से बचने के लिए एक जरूरी बुराई बन गया था। और फिर 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना और 15 अगस्त को विभाजन के साथ आजादी। ये पूरा सफर साबित करता है कि 1857 की रोटी और कमल से लेकर 47 के खूनी विभाजन तक की कहानी सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की कहानी नहीं है। हाँ, ये इस बात की कहानी है कि कैसे वैचारिक मतभेदों, ब्लंडर्स और व्यक्तिगत बलिदानों ने आज के आधुनिक भारत का नक्शा खींचा। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए एक नया और गहरा विचार छोड़ते हैं। कल्पना कीजिए, अगर 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान को ईमानदारी से लागू होने दिया होता, जिसमें केंद्र बहुत कमजोर होता, जी, जिसमें प्रांतों के पास असीम ताकत होती, क्या वो अखंड भारत आज तक एक रह पाता, या वो अंदरूनी कलह से टूटकर यूरोप की तरह कई छोटे छोटे आपस में लड़ते देशों में बंट चुका होता? ये बहुत ही तीखा सवाल है। क्या ये बंटवारा अपनी तमाम त्रासदियों के बावजूद एक मजबूत केंद्र वाले आधुनिक भारत के निर्माण के लिए एक क्रूर लेकिन ऐतिहासिक अनिवार्यता बन गया था? ये सोचने वाली बात है कि आज की राजनीतिक स्थिरता की हमने क्या कीमत चुकाई है। बिल्कुल। इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है, ये अक्सर बहुत क्रूर मोड़ लेता है। खैर, इस ऐतिहासिक भूल भुलैया को समझने में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार किसी और विषय की गहराइयों में ऐसे ही उतरेंगे।